में कम लोग क्यों आए हुए हैं? इधर गए भाई बाकी लोग? Where are rest of the people? Don't know. तो क्या पढ़ा होता हम लोगों ने लास्ट क्लास में? थोड़ा सा मुझे रिमाइंड जीन कीजिए। थेरेपी। हाँ जी, क्या जीन था? थेरेपी। नहीं समझ आया, सुना ही नहीं किया। जीन जहाँ जीन थेरेपी कर लिया था? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो मुझे देखने दो अभी क्या क्या रह रहा है। मेरे हिसाब से बहुत थोड़ा रह रहा होगा इसमें, इस चैप्टर में मतलब बहुत थोड़ा सा कुछ बचा होगा एप्लीकेशन वाले पार्ट में। जीन थेरेपी हमने कर लिया था ना, पूरा हो गया था ना? यस सर। ठीक है, और देखो पीसीआर मैं बता ही चुका हूँ, है ना? यस सर। अच्छा एक बार बताओ, तुम लोग को पीसीआर बता चुका हूँ मुझे, हाँ मैं ये पूछे क्रॉस चेक करने वाला था। साथ एक बार चेक करना, डिड आई टोल्ड यू पीसीआर और नॉट? ये सर देखता हूँ सर। पीसीआर एक बार चेक करो, आई डाउट ऑन दैट। तो मुझे इस पूरे उस पे मुझे मतलब एक दिन मैं सोच रहा था तो मुझे लग रहा था कि तुम्हें पीसीआर शायद नहीं बताया। एक्चुअली आपने क्या करा था कि आपने हमें प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर पीसीआर मेंशन करा दिया था। पास थ्रू पीसीआर टेक्निक इज इफ सैंपल इज लेस, इतना लिखवा दिया था सर। और पीसीआर आई डोंट थिंक आपने लिखवाया था, मतलब चलो पूरा ठीक है, डू वन थिंग। तो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ एक बार फिर से चेक करो, है ना? और कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, एलिजा टेस्ट भी वही है। सर आप बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस की बात करें ना? हाँ हाँ, पीसीआर इसी में आएगा। यस सर, पीसीआर इसमें नहीं कराया अनलेस एंड अनटिल आपने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कराया था, वो उसकी क्लास थोड़ी मिस है, वरना तो आपने पीसीआर नहीं कराया सर। एक मिनट, पीसीआर इसमें था। तो चलो मैं पहले सबसे पहले मैं ना, हाँ प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में आएगा, ये पीसीआर इसी में आएगा। चलो तो मैं सबसे पहले पीसीआर बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन आगे पढ़ेंगे और आगे जो छोटा थोड़ा बड़ा बचा हुआ है तो फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद कुछ दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो पीसीआर एक पेज में आ जाएगा? नहीं थोड़ा सा मतलब 4-5 लाइन में मैं डायग्राम बता दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसी से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मुश्किल से 4-5 पॉइंट का है पीसीआर, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट स्टिल वो पीसीआर एक्चुअली क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 3 मार्कर क्वेश्चन के फॉर्म में बोर्ड में पूछ लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और टेम्परेचर जो होता है ना कि एनिलिंग का टेम्परेचर क्या होता है, ये सब पूछ लेते हैं जाकर के। टैक पॉलीमरेज क्या होता है, ये सब पूछ लेते हैं नीट के एग्जाम में, तो दोनों ही लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपन पढ़ेंगे पीसीआर, और मुझे बस एक सेकंड दीजिए आप, और इसमें देखते हैं कि क्या रह रहा है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन पार्ट में तो ये मैंने बता दिया था, इमेलिन बता दिया था, इंटरफेरॉन भी बता दिया था, बायोपैरेसी थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आ जाते हैं वीडियो दिखा देते हैं। देखो ये तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, और क्या इसका यूज होता है हमारे पास जब सैंपल साइज छोटा होता है, सपोज दैट 10-15 डीएनए हैं और हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए ढेर सारे डीएनए चाहिए, तो डीएनए को मल्टीप्लाई कराते हैं, कॉपी बनाते हैं। तो
देखो, तो मैं वीडियो आपके साथ एक शेयर करता हूँ, पहले वीडियो देखो, इसको समझो पीसीआर क्या होती है। तुम कैसे डीएनए के बहुत सारे मल्टीपल पार्ट हम लोग बनाते हैं, कि डीएनए को देखो। तो ये हमारे पास, ठीक है, मल्टीफोल्ड एम्प्लीफिकेशन है ना। तो हम कैसे इसको मल्टीफोल्ड एम्पलीफाई करवाते हैं, बहुत सारे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, समझो, ये हमारा वो टारगेट डीएनए है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज टारगेट डीएनए। तो हमें अपने इस टारगेट डीएनए को क्या करना है, कि हमारे पास एक मशीन होती है, और इस मशीन से हमें क्या करना होता है, इस टारगेट डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाई है, इसको एम्पलीफाई कर। इसके लिए क्या करना होता है, जिस मीडियम में हम इसे एम्पलीफाई कराते हैं, उस मीडियम में हम क्या करते हैं कि बहुत सारी इसकी प्राइमर्स डाल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स डाल देते हैं, डीएनए पॉलीमरेज डाल देते हैं। मैं बात लिखवा दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली इस प्रोसेस को कराने के लिए 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। और आपको भी पता है कि 60 डिग्री के ऊपर जो प्रोटीन होती है वो मेल्ट करने लगती है, कि प्रोटीन का मेल्टिंग पॉइंट ही 60 है ना। तो प्रोटीन क्या करती है, मेल्ट करना स्टार्ट कर दे। 70 के आसपास जो डीएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड, वो भी ब्रेक होने लगते हैं। तो 60 डिग्री के ऊपर कुल मिलाकर के हमारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ब्रेक होने लगते हैं। लेकिन हमें तो ये काम करवाना है 70 टेम्परेचर, 70 के ऊपर। तो अगर हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा, 70 डिग्री में काम ही नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया है जो थर्मोफाइल है, मतलब वो हाई टेम्परेचर में रहता है। तो वो आर्की बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या है, उसका बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया बहुत हाई टेम्परेचर में भी काम करता है, और मतलब हाई टेम्परेचर में उसका डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, और डीएनए उसका हाई टेम्परेचर में रेप्लिकेट करता है। हम थर्मस एक्वेटिकस से एक डीएनए पॉलीमरेज निकाल लेते हैं, जिसका पीसीआर टेक्निक में यूज करेंगे। इस डीएनए पॉलीमरेज को टैग पॉलीमरेज कहा है, TAQ, टैग पॉलीमरेज कहा जाता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब मैं ये बातें जो मैंने आपको बताई, मैं आपको लिखवा दूंगा, सिर्फ आप समझिए यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। तो हमने टैग पॉलीमरेज डाल दिया, डीएनए प्राइमर, प्राइमर क्या होता है, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है, वो लगा दिया, न्यूक्लियोटाइड हमने डाल दिए। अब देखो, ठीक है, देखिए, अब इस तरह से ये जो डीएनए का सेगमेंट है, ये थर्मस एक्वेटिकस ये बैक्टीरिया है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से हमने टैग पॉलीमरेज निकाल लिया। ये देखो, थर्मस एक्वेटिकस टैग पॉलीमरेज इसको बोलते हैं। साइकिल 1 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली साइकिल। तो यहाँ एक्सक्यूज पर मी डीएनए सर, को, हाँ जी, सर ये मशीन क्या काम करती है, एक बार फिर से बता देंगे? ये यही पीसीआर टेक्निक, इसी पीसीआर मशीन है ये, है ना। मतलब ओके मैनुअली सर, हम लोग नहीं करवाते, इस मशीन के अंदर करवाते हैं, ऑटोमेटिक होता है काम। अब ओके सर। ठीक है। तो ये पीसीआर मशीन है, टेम्परेचर बता रही है, टाइम बता रही है, मतलब ये जस्ट सिंबॉलिकल है, इस पे आप नहीं फोकस करो, ये प्रोसेस पे फोकस करो, है ना। पहली साइकिल में हमने क्या किया, कि टेम्परेचर कर दिया हाई, हाई टेम्परेचर 90 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुए, इनके बीच में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हमको सब डिटेल में पता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, डीएनए का दोनों सेगमेंट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद अब क्या होता है, कि देखना, नेचुरली क्या प्रोसेस होती थी। तो नेचुरल जब प्रोसेस करवाते थे, तो एक में कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता था, एक में डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता था। और डीएनए में दोनों तरफ क्या होता था, दोनों तरफ डीएनए सिंथेसिस नहीं होती थी, डीएनए सिंथेसिस एक इधर होती थी, एक इधर होती थी। इस वाली प्रोसेस में जब हम आर्टिफिशियली करवाते हैं, तो पहली बात, दोनों तरफ से डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यूअस होगी, है ना, और बहुत ज्यादा स्पीड से होगी। देखिए, प्राइमर आए, दोनों तरफ आप देख पा रहे होंगे कि 5 प्राइम एंड की तरफ दोनों दोनों स्ट्रैंड पे प्राइमर जुड़ गया। प्राइमर जुड़ने के बाद अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज अभी साइकिल 1 ही चल रहा है। डीएनए पॉलीमरेज ये पॉलीमराइज करना स्टार्ट किया, ओल्ड टेम्पलेट पे नए डीएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट किया। तो पुराने डीएनए पे नया वाला डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। अब दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, तो 1 से 2 स्ट्रैंड हो गए। साइकिल 2 फिर वही 95 डिग्री में 30 सेकंड के लिए हमने पास किया। देखिए मशीन में देखो, है ना। तो क्या हुआ, डीएनए अलग हो गए। उसके बाद टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 72 डिग्री कर दिया 30 सेकंड के लिए। प्राइमर जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज आया, पॉलीमराइज कराया, एक से 4 डीएनए बन गए। साइकिल 2 इसी तरह के, साइकिल 3 8 कॉपीज बन गई, साइकिल 4 16 कॉपीज बन गई,
साइकिल 25 30 मिलियन कॉपीज बन जाएंगी 25th साइकिल में, देखो ऊपर, है ना। तो आप देखो, क्लियर है, समझ में आ गया डीएनए ये क्या होता है, पीसीआर टेक्निक। यस सर। ठीक है, अब इसको मैं, ये तो खैर एनिमेशन था जो आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा था। अब देखो इसको मैं आपको डायग्राम इसका बता देता हूँ कि आप, अब एनिमेशन तो आप बना नहीं आओगे वहां पे, तो आपको जो डायग्राम बनाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बायोटेक, बायोटेक, तो पीसीआर टेक पॉलीमरेज, देखो ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा और ऐसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसा आप लिखना है। ये देखो स्टेप 1 डीनेचरिंग, डीनेचरिंग का मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग करना। तो ये दोनों स्ट्रैंड हमने अलग कर दिए, 95 डिग्री में डीनेचर होता है। उसके बाद ये डीएनए प्राइमर्स यहाँ पे, टैग पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड्स मीडियम में है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया, ठीक है। 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे प्राइमर दोनों तरफ जाकर जुड़ गए। उसके बाद टेम्परेचर हमने क्या कर दिया स्टेप 3 में, सेंसाइजिंग के लिए 72 टेम्परेचर कर दिया। डीएन टैग पॉलीमरेज आया, दोनों पे सेंसिस की, सेंसिस करने के बाद दिस साइकिल विल बी रिपीटेड 20 to 40 टाइम्स, है ना। और इसे हम 1 बिलियन कॉपी तक बना सकते। क्लियर है भाई? यस सर। तो इसमें लैगिंग स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड नहीं बनता ना, दोनों 5:3। हाँ इसमें राइट, वही मैं कह रहा था, इसमें दोनों में कंटिन्यूअस स्टैंड है, इसमें दोनों में लीडिंग स्ट्रैंड है ना। ओके और बहुत स्पीड से बनता है, जो बनने की प्रोसेस है ना, पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस है, दैट इज मल्टीपल फोल्ड फास्टर। ओके सर। ठीक है, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और हेडिंग डालो डीएनए, हेडिंग डालो पीसीआर टेक्निक, पीसीआर, इन पीसीआर टेक्निक, नोट करेंगे, वी सेंसाइज multiple copy of, in PCR technique we synthesize multiple copy of desired DNA in vitro, multiple copy of desired DNA in vitro. सो एक बार रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से। In PCR technique we synthesize multiple copies of DNA in vitro. Full stop. The technique was developed by Carey Mullins. Carey Mullins. Mullis. Carey Mullis. The technique was developed by Carey Mullis in 1985. बहुत पुरानी बात नहीं है। Full stop. Next point इसमें लिखेंगे। The process of splitting DNA strand. The process of splitting DNA strand at higher temperature is called
denaturation is called denaturation. ठीक है, और ठीक है, चलो नोट करेंगे. There are following step in PCR mechanism. First of all, DNA strand is heated. DNA strand is heated at 94 to 95. DNA strand is heated at 94 to 95. So एक बार सर first of all से repeat कर दीजिए. First of all, the DNA strand is heated between 94 to 95 degrees centigrade. Full stop. The process of separating strand, is called denaturation. Next point. Denaturation is followed by annealing. ये लिखा हुआ है annealing. Annealing, anneal वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को ठंडा करना. Annealing का मतलब होता है ठंडा करना. Denaturation is followed by annealing, where the primers attaches at सर वेयर के बाद क्या है? where primer attaches at 5' end. At this step, temperature will be 40 to 60 degrees centigrade. At this step, temperature will be 40 to 60 degrees centigrade. Next, third step is extension of DNA. During this process, सर ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग से बताना. third step is extension of DNA. Third step is extension of DNA. During this process, the DNA polymerase, which is Taq polymerase, polymerize new strand on template. फुल स्टॉप इसी में लिखेंगे. At this process, के बाद क्या है? at DNA strand, ये template at template strand, synthesize new DNA
at template strand. In third step, temperature will be 72 degrees centigrade. In third step, temperature will be 72 degrees centigrade. Next point. For polymerization of DNA, magnesium ion and nucleotide is required. Last step. The cycle is repeated 20 to 40 times. Cycle is repeated 20 to 40 times and millions of copies are obtained. Note, Taq polymerase is a DNA polymerase. Taq polymerase is a DNA polymerase which work at high temperature. Full stop. It is extracted from a heliophiles. It is extracted from a heliophiles bacteria. Known as Thermus aquaticus. बोलो भाई लोगों, पीसीआर समझ में आ गया? Yes, sir. ट्रांसजेनिक एनिमल तो तुम्हें पता ही है क्या होते हैं, है ना? ट्रांसजेनिक Yes. प्लांट भी क्या होते हैं ये भी पता है ना? Yes, sir. वेरी गुड. दो चीजें और लिख लेते हैं. एक बायो पैरिसी आपको समझा देता हूँ, बायो पेटेंट समझा देता हूँ, और दूसरा एक चीज आप नोट कर लो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. चलो, practical application of genetic engineering. First, it is used in diagnosis of diseases. Diagnosis of
diseases. Full stop. It is usable for genetic disorder. सर ये फर्स्ट पॉइंट में कंटिन्यूड है, सेकंड पॉइंट है? First point में बेटा, first point में. It is usable for genetic disorders. ठीक है, full stop. इसी में लिखेंगे. It is used to identify HIV, hepatitis B, etc. Second, it is used for gene therapy. बताने की जरूरत है, हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं. It is used for gene therapy. Next point. Used for production of GMO, genetically modified organism. Used for production of GMO, genetically modified organism. Next, it is useful for reducing the pollution in environment. It is useful for reducing pollution in environment. And the process to purify environment by these biological organism is called bioremediation. Is called bioremediation. It is useful for insect control and reduces uses of insecticide and pesticide. Next point. It is useful for production of transgenic animals. Next point. It help in understanding biological process. It help in understanding biological process. Next point. It is useful for जेनेटिकल काउंसलिंग. याद है ना, जेनेटिकल काउंसलिंग बताई थी मैंने आपको, याद है नहीं याद है? यस सर. है ना, पहले जेनेटिकल काउंसलिंग करेंगे, पता लग जाएगा पेरेंट्स में कोई डिजीज है क्या, फिर जीन एडिटिंग करेंगे, है ना. तो ये थे इसके यूज. अब देखो कई बारी कुछ एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, तो मैं आपको एथिकल इश्यूज बता देता हूँ. तो देखो एथिकल इश्यूज क्या है ना,
एथिकल इश्यू ये है कि ट्रांसजेनिक हम जो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एथिकल साइंटिस्ट उनका ये कहना है कि हम तो एक नई तरह की स्पीसीज को क्रिएट कर रहे हैं। ये नई तरह की स्पीसीज एक लंबे समय में जा करके एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करेगी और इसके हो सकता है कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। पहला एथिकल इशू। दूसरा एथिकल इशू ये है कि जो ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, ये ह्यूमन को हेल्थ हैजार्ड कर सकते हैं, है ना, और हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये सब एथिकल इश्यूज हैं, राइट। और बायोपायरेसी क्या है? बायो पायरेसी, समझो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ, रिसेंट एग्जांपल। बायोपायरेसी में क्या हुआ कि अमेरिका की एक कंपनी थी, उसने एक बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एक मेडिसिन बनाई। किया क्या उसने? नीम का जीन ले लिया, नीम का, और नीम का जीन ले करके उसने क्या किया, उसको एक बैक्टीरिया में डाल दिया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की हेल्प से एक ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट बनाया जिसमें नीम की क्वालिटी, और उसको सेल करना शुरू कर दिया। नीम इंडिया में हजारों साल से उगाया जा रहा है और हजारों साल से पहले से हो रहा है, ये हमारा इंडिजिनस है। और हम इसके मेडिसिनल वैल्यू को तब से यूज कर रहे हैं जब मेडिकल साइंस पैदा नहीं हुई थी इस कंट्री में, हम तब से यूज कर रहे हैं। ये रिटर्न में जो चीजें मैं आपको बता, तो हमने क्या किया कि जहाँ पे उसने क्या किया, इस बैक्टीरिया को, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बायो पेटेंट करा दिया। हमने कहा कि भाई साहब इस बायो पेटेंट को कैंसिल करो आप और मेडिसिन की प्रोडक्शन को इमीडिएट बंद करो, क्योंकि ये बायो पायरेसी। Indians are using the product of this Azadirachta indica, means neem, since the centuries, and they have stolen our like this bio resource, और वो पेटेंट हमने कैंसिल करा दिया और मार्क कंपनी को बंद करनी पड़ेगी पूरी प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग बायो पायरेसी, समझ गए ना? तो जिस लेकिन कंट्री इंडियंस ने जेनेटिक इंजीनियरिंग थोड़ी ना करी नीम के प्लांट पर, उन्होंने तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके फिर उसके मेडिसिन हाँ, बनाई। तो हमारा जीन तो चुरा लिया है ना। सो वो प्लांट थोड़ी ना इंडिया का है, वो तो प्लांट है। नहीं नहीं नहीं, प्लांट प्लांट की ना, नहीं 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 भाई, शायद ऐसा नहीं है। देखो अभी क्या है, बहुत रिसेंट तुमको एक बात बताता हूँ कि हमने ऐसी बहुत सारी चीजें कैसे, बासमती जो राइस है, बासमती राइस क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह ग्रो नेचुरली, वो है हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन। तो ऐसे प्लांट जो पर्टिकुलर इकोलॉजिकल कंडीशन, ऐसे प्लांट या एनिमल जो पर्टिकुलर इकोलॉजिकल कंडीशन में, उनको एंडेमिक कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग इकोलॉजी में। तो क्या होता है, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही अगर कोई प्लांट ग्रो करे, उसको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं, और वो उसको जीआई टैग मिल जाता है, और वो हमारा पेटेंट करता है। बिहार में, अगर कोई बिहार से होगा, बिहार में मुजफ्फरपुर में एक लीची होती है, उसको शाही लीची कहते हैं। उसको इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीआई टैग दे दिया। जीआई टैग का मतलब वो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग है उसको, मतलब कि जीआई टैग पाने के बाद उसको पेटेंट कर दिया गया, जो ज्योग्राफिकल वो एंडेमिक पेटेंट है हमारा, ठीक है। अब उस लीची को ट्रांसजेनिक बना करके कोई भी पूरे वर्ल्ड में ग्रो नहीं कर सकता बिना हमारी जात के, अनटिल अनलेस भारत सरकार उससे वो खरीदे, पेटेंट खरीदे, परमिशन ले, हमको रॉयल्टी पे करे, तो हम कर सकते, ठीक है। और हम भी किसी कंट्री का अगर कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट है, तो हम उसको बिना पेटेंट, अगर उसका पेटेंट है तो हम उसको बिना उसकी अनुमति के, बिना उसकी इजाजत के हम उसको यूज नहीं। तो सर इंडिया के अलावा कहीं और नीम नहीं ग्रो करता? इंडिया में इतने सारे हब्स ग्रो करते हैं और इतने टाइप के ग्रो करते हैं, और जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो वैरायटी है, पूरे वर्ल्ड में जितना हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा वैरायटी इंडिया में। और एक बात और आपको बता देता हूँ, आप इसको रिसर्च करना इसके बाद। इंडिया इज द सप्लायर ऑफ अनियन। आप देखो अनियन इज ग्रोन अक्रॉस द वर्ल्ड, और अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह हमसे ज्यादा अच्छी ग्रो करते हैं, ठीक है। बट द टेस्ट, द फ्लेवर एंड द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट यू वोंट फाउंड एनीवेयर। पूरे गल्फ कंट्रीज में इंडिया से ही सप्लाई होता है अनियन, और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री इंडिया से सप्लाई होता है। और किसी, मतलब इंडियन अनियन का जो मार्केट है, कोरोना टाइम पे भी इंडियन अनियन का जो मार्केट है वो कभी गिरने नहीं पाता है, हमेशा पूरे वर्ल्ड में जो कॉस्टलीस्ट अनियन बिकता है वो इंडियन अनियन। तो आप समझिए हमारा लाइक हम बायोडाइवर्सिटी के मामले में पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, लाइक वी आर हाईली इनरिच्ड कंट्री। तो इसीलिए हमारे पास जो वैरायटी ऑफ जीन्स है वो बहुत सारी, कितनी है, 200 के ऊपर जेनेटिक वैरायटी है हमारे पास, सिर्फ बासमती, 200 से ऊपर जेनेटिकल वैरायटी।
इंडिया में, तो इसलिए ये बायोपायरेसी में आता है। ठीक है, नोट कर लो इसको, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी सर एथिकल इश्यूज को नहीं लिखेंगे पहले नोट? एथिकल इशू चलो लिखवा देता हूँ, पहले बायोपायरेसी नोट कर लो, फिर लिखवा देता हूँ। ओके। बायोपायरेसी is the theft. Biopiracy is theft or robbery of biological, इसको ऐसे रट लेना भाई, ठीक है, ये टेक्निकल डेफिनेशन है। बायोपायरेसी इज थेफ्ट और रॉबरी ऑफ biological and genetic resources, biological and genetic resources indigenous to the country, indigenous to the country, full stop. The biological resources have many use in agriculture and health. ठीक है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखना, मैं एक चीज और बीच में समझाना चाहूंगा कि कोई आदमी इंडिया से नीम ले जाए, तुम नीम खाओ, नहाओ, कुछ भी करो भाई साहब, ठीक है, लेकिन तुम नीम यहां से इंडिया से ले आके अपने घर में लगा लो, चलो वो भी चलता है, वो भी उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उसके प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर सकते, आप उसको बेचोगे नहीं। आप अपने यूज के लिए उसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते, उसका बिजनेस नहीं कर सकते। ये इसमें और एक चीज इंक्लूडेड है ना, तो नोट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ बायोपायरेसी, द प्रोसेस ऑफ बायोपायरेसी involve collection of sample of biological sources, collection of sample of biological sources which can be done unnoticed. अब मैंने आपको बायोपायरेसी का आपको बता ही दिया, एग्जांपल आपको बता ही दिया ना, और एथिकल इश्यूज भी आपको लिखा सकता हूँ, नोट करो एथिकल इश्यूज। मीनिंग ऑफ ethical is doing right thing for society, right thing for society, and unethical means, and unethical means harm to society, harm to society, unethical means harm to society। देखो एथिकल इशू क्या है, कोरोना बना दिया बायोटेक से, ये एथिकल इशू है, ये बायोटेक का प्रैक्टिकल एथिकल इशू मैं आपको बताता हूं। आप नहीं बना सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी का आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज क्या किया है कि नहीं, क्या है, ट्रांसजेनिक ही तो है, जो बनाया इसने कोरोना वायरस चाइना ने, ट्रांसजेनिक, तो वो ट्रांसजेनिक है, ये एथिकल इशू में आ गया, नोट करेंगे। In case of biotechnology, in case of biotechnology, ethical issues are arising in various societies, full stop. Objections are being raised, मैंने बताया साइंटिस्टों का एक ग्रुप है जो कहता है कि भाई जो आप ट्रांसजेनिक बना रहे हो ये गड़बड़ बात है। Objections are being raised to genetic modification, objections are being made
to genetic modification as people across world feels that GM food have acted. So GM, GM food मतलब genetically modified food. GM food, capital G, capital M. GM food have acted in unethical ways. ठीक है? अब कौन देखेगा कि आप जेनेटिकल मॉडिफिकेशन जो कर रहे हो वो एथिकल है, अनएथिकल है? तो नोट करेंगे. The government of India have established GEAC, Genetic Engineering Approval Committee. Government of India have established GEAC, Genetical Engineering Approval Committee. बनाओ आप ट्रांसजेनिक प्लांट बनाओ, एनिमल बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, जीईसी के बिना अप्रूवल के आप उसको लॉन्च नहीं कर सकते. जीईसी देखिए कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, किसी के सेंटिमेंट्स को हार्म तो नहीं कर रहा, हेल्थ को हार्म नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह. ठीक है. जीईसी comes under Ministry of Environment and Forest. GEC comes under Ministry of Environment and Forest. ठीक भाई? Yes, sir. नोट करो, एक नीचे नोट करके लिखो. There are an estimated 2 lakh, मैं 200 गलत बता गया, 2 लाख है. There are an estimated 2 lakh variety of rice in India. जेनेटिकल डाइवर्सिटी 2 लाख है और वैरायटी 200 है. याद रखना, डाइवर्सिटी आगे पढ़ेंगे. डाइवर्सिटी 200 है, मतलब 200 टाइप के राइस इंडिया में पाए जाते हैं, और जेनेटिकल डाइवर्सिटी 2 लाख टाइप के पाए जाते हैं. ठीक है. There are estimated 2 lakh varieties of rice in India alone. ठीक है. तो हमारा बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया. बताओ पहले किसी को कहीं पे किसी भी पॉइंट में दोनों चैप्टर्स में कोई डाउट? No, sir, no doubt. कोई डाउट नहीं. सिलेबस तो भाई साहब हमने बहुत सारा कर डाला और इन डिटेल किया, इन डेप्थ किया. तो देखो, अब एक बार एनसीईआरटी अगर आप लोगों के पास में, ये बाकी लोग गायब कहाँ हैं? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन? कुछ किसी को अपडेशन है कि किधर भाग गए लोग? No, sir. किसी ने कुछ बताया नहीं. बताया होगा. स्कूल खुल रहे हैं क्या भाई? No, sir. नहीं खुलेंगे साथ. दिल्ली में तो मुश्किल लग रहा है इस साल. देखो, सर हमें प्रैक्टिकल के लिए बुलाया था. अच्छा प्रैक्टिकल के लिए बुलाया था तुम्हें? हाँ सर बस ऐसी. वो हमारे भी बुलाया था, लेकिन वो वॉलंटरी था कि अगर आपको आना है तो आ जाओ, अगर नहीं आना तो नहीं आओ. हाँ अभी इस टाइम पे सब वॉलंटरी रहेगा, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता. और अब बायोलॉजी में यार प्रैक्टिकल होते भी क्या है? कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होते, वो सब तो डाइसेक्शन वगैरह सब बंद कर दिए. तो वो You know, डीएनए एक्सट्रैक्शन था. लोग हाँ यू नो, वही हमारा भी. अरे सब बकवास चीजें करवाना है. लाइक व्हाट आई डिड, मेरे टाइम पे हमने फ्रॉग का किया, डाइसेक्शन किया, माउस का डाइसेक्शन किया, हमने रैबिट का डाइसेक्शन किया, हमने स्पोलियोडॉन का डाइसेक्शन किया, हमने पाइला का डाइसेक्शन किया, हमने कॉकरोच का डाइसेक्शन किया, वगैरह वगैरह. कम से कम 25-30 डाइसेक्शन तो मैंने किए होंगे.
एनिमल्स में, प्लांट में तो मतलब ढेरों ये होंगे हमारे टाइम पे, और हमारे टीचर्स करवाते थे और पिटाई भी करते थे। अभी क्या डाइसेक्शन फाइसेक्शन कुछ होता नहीं, बच्चों को कुछ नहीं पता। पहले टीचर हमें 10th में 9th में 10th में हमें बताई जाती थी कि क्या बोलते हैं फ्रॉग का डाइसेक्शन करके कि फैट ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, एडिपोज टिश्यूज किस किस पार्ट पे पाए जाते हैं, है ना, सुपीरियर वेना केवा कौन सी, इंफीरियर वेना केवा कौन सी है, अब सब पूरा बताते हैं। रीनल आर्टरी कहाँ पे पाई जाती है फ्रॉग में, रीनल वेन हमें 10th में पता था, और हमारे टीचर प्रैक्टिकली बताते थे। अभी तो डाइसेक्शन वगैरह बायोलॉजी में होते नहीं। तो मेनका गांधी जी ने बायोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, मेरी विशेष नाराजगी उनसे। तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन वाला पूरे सब चैप्टर कर लिए है ना। यस सर। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो यूनिट सेकंड है हमने इसमें एवोल्यूशन छोड़ा हुआ है ना, यस सर, एवोल्यूशन छोड़ा, वो तो डिलीटेड है ना सर। करेंगे यार, नीट के लिए तो करना पड़ेगा ना, यस सर। है ना, तो अपन करेंगे जरूर, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, अपन एक भी हेडिंग नहीं छोड़ेंगे पूरे यस सर। और सभी चैप्टर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। तो एवोल्यूशन बड़ा चैप्टर, इसको लास्ट में कर लिया जाएगा, है ना, लास्ट में मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि जो नहीं आ रहा उसको सबसे आखिर में करें, लेकिन करेंगे जरूर। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो मैंने करवा दिया है ना। यस सर। ठीक है, बायोटेक इस वाले पूरे पेज में सब करवा दिया। अच्छा, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है क्या उसमें सिलेबस में? सर आई थिंक वो भी डिलीटेड है। डिलीटेड है, हाँ ये भी डिलीटेड है, और मुझे लगता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ये भी डिलीटेड है क्या? नहीं सर, वो तो आ रहा है। वो आ रहा है, ठीक एक है, सेकंड में चेक कर लेता हूँ सर। हाँ एक बार चेक करो साथ, अगर आ रहा है तो पहले इसी को खत्म कर देते हैं, तो इस पूरे पेज में है ना आपके पास सब चैप्टर अपने हो जाएंगे, इस वाले एनसीईआरटी के पूरे फ्रंट वाले पेज पे। सार है सर, ह्यूमन हेल्थ एंड माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। राइट राइट, तो ठीक है ऐसा करते हैं, ये माइक्रोब्स वाला कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं ये माइक्रोब्स वाला बहुत बोरिंग पार्ट है, लेकिन भाई साहब इससे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, और इससे क्वेश्चन जो 1 मार्कर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये आपके इसमें भी आएंगे, बोर्ड में भी आएंगे। ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ये सिर्फ रट्टा मारने वाला है, इसमें कुछ है तो नहीं है। और इससे भी ज्यादा बकवास चैप्टर स्टडी, इसमें 2 ही बकवास चैप्टर हैं। एक तो नहीं, मैक्रो वाला फिर भी ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। इसमें बता देता हूँ कि माइक्रोब्स वाले में बायोफ्लॉक्स कई बार पूछ लिया जाता है, और इसमें जो वो दे रखा है ना, ये क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एकदम भाई साहब पढ़ के जाना है, 3 मार्कर क्वेश्चन है। और पिछली बार शायद बायोगैस का डायग्राम पूछ लिया था, तो बायोगैस का 3 मार्कर में डायग्राम भी पूछ लेते हैं। तो ये और माइक्रोब्स के 1 मार्कर में माइक्रोब्स के नाम आते हैं, कि जैसे स्विस चीज किससे बनाते हैं, कॉटेज 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 चीज किससे बनाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एग्जाम्पल के फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये माइक्रोब वाला चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही लिहाज से इंपॉर्टेंट, चाहे आप बोर्ड की बात करें चाहे तो इसकी हमने बात टर्म के सारे चैप्टर्स कर लिए क्या? करें। हाँ हाँ, ये फर्स्ट वाले पेज में देखो ना, हमने रिप्रोडक्शन इन, हाँ मतलब टर्म 1 जो फर्स्ट वाले एग्जाम में आ रही है, एमसीक्यू वाले एग्जाम में। अच्छा एमसीक्यू वाले में क्या कह रहे हो? सीक्यू वाले एमसीक्यू एग्जाम के सारे हमने चैप्टर्स कर लिए, जो जिसके अंदर फर्स्ट टर्म 1 एग्जाम जो होगा। वो तो हो गए होंगे मेरे हिसाब से, तुम्हारे टर्म 1 में जितना हाफ ईयरली तक जितना आना होगा वो सब हो गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ मतलब हमने सिलेबस बहुत कवर कर लिया, मींस यू नो वी डिड ऑलमोस्ट 60% ऑफ सिलेबस। और नहीं भाई साहब, यहाँ पे इकोलॉजी में भी चैप्टर डिलीटेड है ना, एनवायरमेंटल इश्यूज शायद डिलीटेड है ना? यस सर। है ना, ये डिलीट, और कुछ और भी है क्या, एक ही है कि 2? सर इकोलॉजी में चैप्टर 11 और चैप्टर 13 और 15 है। 13 15 है ना, 14 और 13 16 15 हटा है, दिया। इकोसिस्टम डिलीटेड है, एनवायरमेंटल इश्यूज डिलीटेड है, और स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन डिलीटेड है, और एवोल्यूशन डिलीटेड, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स भी डिलीटेड है सर। तो आप ये मान के चलो कि हम 80% बोर्ड का सिलेबस कर चुके हैं। आप देख लो, हमने बोर्ड का 80% सिलेबस खत्म कर दिया है, ठीक है। और अगर नीट के एंगल से बात की जाए तो 65% हमने नीट का भी सिलेबस खत्म कर दिया, पूरा सिलेबस जो हमारा है ना। तो एकदम चिल मारो, बढ़िया से रिवीजन करो और पूछो, है ना, कंसोलिडेट करो, ठीक है। तो पीछे का भी पढ़ते जाओ, है ना। अब आपको ये बिल्कुल टेंशन नहीं है, आपके सिलेबस की 1% टेंशन नहीं। अगर गवर्नमेंट ये कहे कि अगले महीने करवाएंगे एग्जाम ना, तो भी मैं करवा सकता हूँ। ये समझो, गवर्नमेंट बोले कि अगले महीने बोर्ड कराया जाएगा 12th वालों को, तो भी मैं पूरा सिलेबस करवा सकता हूँ। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसलिए
आप लोग बढ़िया से रिवीजन करते हो और हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, है ना? क्या जी? Yes, sir. Microbes and human welfare. माइक्रोब्स से स्टार्ट करते हैं, माइक्रोब्स इन चलो भाई, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चलो पहली हेडिंग डालेंगे, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो हम लोग जो घरेलू चीजें यूज करते हैं तो खाने पीने में, डेली लाइफ में, तो वहां पर माइक्रोब्स का हम लोग कैसे यूज करते हैं, पहला आपका हेडिंग।